फ्रेंड्स, आज एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इस क्लास में, जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ठीक है, आपके आने वाला एग्जाम यानी कि जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है एमटीएस का, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो एमटीएस का भी वैकेंसी आ चुका है, एमटीएस का वैकेंसी आ चुका है, आप उसको फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि ये 23 मार्च से फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, 23 मार्च 2022 23 मार्च से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है एमटीएस का। ठीक है, एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए और इसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, और इस एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम का डेट जो है जुलाई में होने वाला है। ठीक है, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। करीब 3 से 4 महीना आपके पास टाइम है, और 3 से 4 महीना एमटीएस की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से मेहनत करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा मानना यह है कि अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि आपको किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको पता चलेगा। और इसके बाद एमटीएस में सिलेबस जब निकालिएगा और सिलेबस के अनुसार जब पढ़िएगा तो देखिए किसी भी टॉपिक में उसको, जैसे अलजबरा ले लीजिए तो अलजबरा में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन क्या लेवल पे, किस लेवल में पढ़ना है उसको आप पिछले साल का जब क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद आपको पता चलेगा कि किस लेवल में पढ़ना है अलजबरा को या ट्रिग्नोमेट्री को या किसी भी सब्जेक्ट को किस लेवल में पढ़ना है। उस लेवल में आपको पता तभी चलेगा जब पिछला क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है, तो आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 11, यहाँ पर देखिए डेट जो दिया हुआ है 11 अक्टूबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 11 अक्टूबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये वैकेंसी कब का है? ये 2020 का वैकेंसी था। ठीक है, और 2021 में एग्ज़ाम लिया गया है। ठीक है, 2020 का वैकेंसी था और 2021 में एग्ज़ाम लिया गया है। ये फर्स्ट वाली का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वाली के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें अगर अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उससे रिलेटिव जितने क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाइएगा, ताकि देखिए लेवल वही रहता है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाइए ना, आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि क्या लेवल है। कोई हाई लेवल नहीं रहता है, बस उसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर पाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, उसी टाइप में क्वेश्चन कितने निकाल सकते हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, तभी जाकर आपको एग्ज़ाम निकालने वाला है। अब पहले के टाइम ख़त्म हो गया है कि कुछ क्वेश्चन को आप याद कर लिए, कुछ दिन याद कर लिए और तुरंत आपको एग्ज़ाम निकल गया। अब वैसा टाइम नहीं रहा है, आप समझ कर पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम निकलेगा। तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 11 अक्टूबर 2021 में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन जीके जिस और करेंट अफेयर में क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें कि 4 सेक्शन होता है। ठीक है, 4 सेक्शन होता है। 25 नंबर इंग्लिश का होता है। ठीक है, 25 नंबर आपको इंग्लिश का होगा। 25 नंबर जो है आपको मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन जो है आपको जीके जी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन जो है 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग जो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पिछले साल यानी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बना होगा उस सारे क्वेश्चन को
इस क्लास में डिस्कस करने वाले, ताकि एक भी क्वेश्चन उससे नहीं बाहर जाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। इस इंग्लिश का क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ जीके जिस और करेंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारे इंग्लिश का, रीजनिंग, मैथ का गया। ठीक है, ये आपका जीके जी स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो एमटीएस में पूछे गए थे वो क्वेश्चन है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी कि जो आंसर की में जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। आप लोग भी पढ़िए और समझिए और कमेंट में जो तो बताइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप लोग भी पढ़िए और समझिए। ठीक है, एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो चेक के रूप में जाना जाता है। किसको किस रूप में जाना जाता है? तो चेक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताते हैं आपको कि चेक का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? बताइए, चेक का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो चेक का इस्तेमाल जो है सबसे पहले जो है बंगाल बैंक में किया गया था। कहाँ किया गया था? बंगाल बैंक में। और कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में चेक का प्रथम बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, 1784 ईस्वी में चेक का प्रथम बार इस्तेमाल किया गया था। और किस बैंक में किया गया था? तो बैंक ऑफ बंगाल बैंक में किया गया था। ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं कि भारत का जो है प्रथम बैंक कौन है, ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इस रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा कुछ आपको बताएंगे, जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ये बताइए भारत का प्रथम बैंक कौन है, ये बताइए। भारत का प्रथम बैंक कौन है? तो भारत का प्रथम बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, भारत का प्रथम बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये बताइए, अच्छा ये बताइए बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। भारत का जो प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1770 ईस्वी में। कब हुई थी? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जो करीब 50 साल चला था, इसके बाद बंद हो गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। और चेक का एक और खास बात है, क्या है खास बात? कि 3 महीना तक की वैलिडिटी रहता है। ठीक है, यानी कि अगर आज के तारीख दिया हुआ है तो आज के 3 महीना बाद ये चेक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 महीना तक ही इस चेक का वैलिडिटी होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। इस सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की, जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? बताइए कौन होगा? तो वर्गीज कुरियन। कौन होगा? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, देखिए श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है पता है? दूध का क्रांति। ठीक है, ये कब हुआ था ये बताइए। ये श्वेत क्रांति कब हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो श्वेत क्रांति जो हुआ था 13 जनवरी 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 में ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है 13 जनवरी 1970 में जो है स्टार्ट किया गया, शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, ये बताइए। हरित क्रांति कब स्टार्ट किया गया था? तो 1966 में। 1966 से लेकर आपको 1966 से लेकर 1967 तक जो है हरित क्रांति चला था। ठीक है, अच्छा हरित क्रांति में क्या हुआ था ये बताइए। हरित क्रांति में जो क्या हुआ था? हरित क्रांति में क्या हुआ था? तो रासायनिक उर्वरक और बीजों को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति हुआ था। ठीक है, और बताते क्या और बताइए। हाँ अच्छा, पीली क्रांति बताते हैं आपको। पीली क्रांति क्या होता है ये बताइए। पीली क्रांति जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो पीली क्रांति जो आपका जो है 1980 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? पीली क्रांति कब स्टार्ट किया गया था? तो 1980 में पीली क्रांति स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा पीली क्रांति क्यों स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है खाद्य एवं तेल को आयात बढ़ावा देने के लिए, शुरुआत करने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि तेल को बढ़ावा देने के लिए ये पीली क्रांति स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा कि आपको जो 1970 में जो है, ठीक है 1970 में जो है श्वेत क्रांति का स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति जो है आपका 1966 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और आपका जो है पीली क्रांति जो है 1980 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
इस तरह से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस टाइप जितने भी क्वेश्चन बनेगा उस सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि निम्न में से कौन सा वह आवश्यक तथ्य है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं, बताइए। पौधा जो है प्रोटीन संश्लेषण में क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का, ठीक है। क्या चीज़ का, नाइट्रोजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है, बताइए। चौथा नंबर बताइए तो वल्लम काली जो है किस तरह का एक पारंपरिक खेल है, तो नौकाया का, ठीक है, नौकायन का, ठीक है, नौकायन का। अच्छा ये बताइए वल्लम काली जो है किस राज्य का खेल, ये बताइए। वल्लम काली जो है किस राज्य का खेल है, तो ये केरल राज्य का खेल है। किस राज्य का खेल है, तो ये केरल राज्य का खेल है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वल्लम काली जो है केरल राज्य का खेल है, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अच्छा ये बताइए चालुक्य राजवंश जो है कब से कब तक शासन किया, ये बताइए हमको। चालुक्य राजवंश जो है कब से कब तक शासन किया, इसका जवाब दीजिए। तो चालुक्य राजवंश ने कब से कब तक शासन किया, तो 1535 ईस्वी से लेकर 1535 ईस्वी से लेकर 747 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। 1535 ईस्वी से लेकर 747 ईस्वी तक ये शासन किया, ठीक है। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। अच्छा ये बताइए चालुक्य राजवंश का स्थापना किसने की, ये बताइए। चालुक्य राजवंश का स्थापना किसने किया था, इसका जवाब दीजिए। तो चालुक्य राजवंश का स्थापना जो किया था जयसिंह का किया था, जयसिंह, ठीक है। जयसिंह जो है चालुक्य राजवंश का स्थापना किया था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाला एग्जाम में, जो कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा ये बताइए चालुक्य राजवंश का राजधानी कहाँ था, ये बताइए। चालुक्य राजवंश का राजधानी कहाँ था, तो कर्नाटक में था। कहाँ था, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा ये देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुआ अवंद्रु किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है, तो कहाँ का है, तो त्रिपुरा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एस एंगेस्ट अवार्ड किसकी आत्मकथा है, बताइए। एस एंगेस्ट अवार्ड किसकी आत्मकथा है, तो सन्या मिर्जा की, ठीक है। सन्या मिर्जा की पूरा जीवनी में जो है एस एंगेस्ट अवार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, किताब है, इसको उनका जीवनी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए दूती चंद कहाँ के थे, बताइए। दूती चंद जो है कहाँ के थे, इसका जवाब दीजिए। तो भाई दूती चंद जो है उड़ीसा के थे, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस राज्य के हैं, ठीक है। तो ये दूती चंद जो है उड़ीसा के हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बताइए हिमा दास कहाँ के थे, ये बताइए। हिमा दास कहाँ के थे, तो हिमा दास असम के थे, ठीक है। कहाँ के थे, असम के, ठीक है। हिमा दास कहाँ के थे, असम के थे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और हिमा दास का पूरा नाम क्या है, बताइए। हिमा दास का पूरा नाम क्या है, तो हिमा रंजीत दास है, ठीक है। हिमा रंजीत दास, ठीक है। और हिमा दास को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये देखिए मेरी कॉम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी कॉम का आत्मकथा का नाम बताइए, ठीक है। मेरी कॉम जो है, मेरी कॉम की आत्मकथा किस बुक में लिखा हुआ है, तो अनब्रेकेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी कॉम का आत्मकथा जो है अनब्रेकेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी कॉम किस राज्य के हैं, तो मणिपुर राज्य के हैं, ठीक है। मेरी कॉम किस राज्य के हैं, तो मणिपुर राज्य के हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि रतवाई भारत की डैश जनजाति से संबंधित एक नृत्य रूप है, बताइए। रतवाई जो है भारत की मेवाती जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और आप जो है नृत्य से संबंधित, ठीक है, और गायक से संबंधित भी क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया, बताइए। कब दिया, तो 1959 को। कब दिया, 1959 को, ठीक है। तो ये बताइए दलाई लामा कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। दलाई लामा कहाँ के रहने वाले थे, तो तिब्बत के, ठीक है। तिब्बत अभी कहाँ है, तो चीन में, ठीक है। चीन अभी कब्जा कर लिया तिब्बत को, ठीक है। और ये बताइए कि दलाई लामा जो है
किस धर्म के बौद्ध गुरु थे ये बताइए। तो बौद्ध धर्म के गुरु थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो है 14वें गुरु थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के 14वें गुरु थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के 14वें गुरु थे, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं इसमें कि दलाई लामा जो है, कि दलाई लामा का पूरा नाम क्या है ये बताइए। अच्छा, दलाई लामा का अर्थ क्या होता है ये बताइए। दलाई लामा का अर्थ क्या होता है बताइए। दलाई लामा का अर्थ होता है कि ज्ञान का समंदर, ठीक है, यानी कि ज्ञान का समुंदर, ठीक है, ज्ञान का महासागर, ठीक है। दलाई लामा से पहले जो है 13 दलाई लामा हो चुके हैं, ठीक है। ये 14वां दलाई लामा है, ठीक है। ये 14वां दलाई लामा है, ठीक है। अच्छा, दलाई लामा का पूरा नाम क्या है भाई ये बताइए। दलाई लामा का पूरा नाम क्या है इसका बताइए। तो दलाई लामा का पूरा नाम जो है लामाही थोंडुप है। क्या है? लामाही थोंडुप, ठीक है। इसको आप इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो अच्छी तरह विस्तार रूप से, ताकि उस टाइप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिक में से एक है, बताइए कौन है। तो एलिसीन, ठीक है। कौन है? एलिसीन। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, बताइए। रानी रुद्रमा देवी जो है काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। किस राजवंश की थी? काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए काकतीय राजवंश कब से कब तक शासन की, ये बताइए। काकतीय राजवंश की जो शासन था कब से कब तक था ये। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1323 ईस्वी तक, ठीक है। 1000 ईस्वी से लेकर 1323 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, ठीक है। अच्छा, 1000 ईस्वी से लेकर 1323 तक शासन किया काकतीय राजवंश। उसमें रुद्रमा देवी का शासन कब था ये बताइए। उसमें रुद्रमा देवी का शासन कब से कब तक था, इसका जवाब दीजिए। तो इसमें रुद्रमा देवी का शासन जो था आपको 1262 ईस्वी से लेकर 1289 ईस्वी तक, ठीक है। 1289, ठीक है, 89 ईस्वी तक, ठीक है। 1262 ईस्वी से लेकर 1289 ईस्वी तक रुद्रमा देवी शासन किया, ठीक है। इसमें और कुछ क्वेश्चन बता दे क्या। इसमें एक चीज़ और बताइए कि काकतीय राजवंश की स्थापना कौन किया था ये बताइए। काकतीय राजवंश की स्थापना कौन किया था, इसका जवाब दीजिए। तो काकतीय राजवंश की स्थापना कौन किया था? काकतीय राजवंश की स्थापना चोल द्वितीय ने किया था। कौन किया था? चोल द्वितीय ने, ठीक है। काकतीय राजवंश की स्थापना जो है चोल द्वितीय ने किया था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखिए, पढ़िए और समझिए और बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हैं उसको आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि आंसर देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किसी भारतीय शहर को निम्न में से 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था। किसको किया गया था? तो चेन्नई को, ठीक है। किसको किया गया था? चेन्नई को। कब किया गया था? 2017 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता हो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसका जवाब दीजिए। ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तर्षि तारामंडल के रूप में जाना जाता है। किसके? सप्तर्षि तारामंडल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो 15 लाख। कितनी है? तो 15 लाख, ठीक है। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब किया गया था, ठीक है। इसका पहले फुल शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं ये बताइए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं? तो PMVVY, ठीक है। PMVVY, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी बताइए। प्रधानमंत्री वय वंदना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 मई 2017 को। कब किया गया था? तो 4 मई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अच्छा, इस योजना में लाभ क्या होता है ये बताइए। इस योजना में क्या लाभ होता है? तो 60 साल से अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनको पेंशन दिया जाता है, ठीक है। 60 साल के अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनको पेंशन दिया जाता है, अगर इस योजना में अगर वो पैसा जमा करते हैं तब, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखिए। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बल के परिणाम का क्या होता है, तो अंतर होता है। क्या होता है, तो अंतर होता है। ठीक है, ये पोचमपल्ली, इक्कत साड़ियाँ और ऐसा पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, बताइए कौन होता है, तो लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कैमा स्थान, ये बताइए दुनिया में भारत का कैमा स्थान, इसका जवाब दीजिए। तो 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है। कोयला के भंडार में जो है भारत का 5वां स्थान है दुनिया में। ठीक है, दुनिया में जो है, विश्व में जो है भारत का 5वां स्थान है कोयला के मामले में। ठीक है, अच्छा ये बताइए प्रथम स्थान किसका है। विश्व में जो है कोयला भंडार के मामले में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, इसका जवाब दीजिए। तो चीन का। ठीक है, चीन का जो है प्रथम स्थान है। ठीक है, कोयला उत्पादन करने में जो है चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, और द्वितीय स्थान किसका है, तो अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 5वां स्थान किसका है, तो भारत का, यानी कि हम लोग का। ठीक है, अच्छा इससे और क्वेश्चन बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पन्न होता है, ये बताइए किस राज्य में उत्पन्न होता है, इसका जवाब दीजिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ, किस राज्य में उत्पन्न होता है, इसका जवाब दीजिए भाई ना, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो होगा आपका छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान उड़ीसा का। ठीक है, दूसरा स्थान किसका है, उड़ीसा का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का। पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का। दूसरा स्थान किसका है, उड़ीसा का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। मतलब चारों तरफ के क्वेश्चन देखिएगा, तभी आपको एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पढ़िएगा, कभी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, अब याद करने से भी नहीं निकलता है एग्जाम। अब क्वेश्चन याद कर लीजिए, जरूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये गारंटी है। ठीक है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। निम्न में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। 2019 में जो है लद्दाख के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और अभी कौन है बताइए। 2022 में जो है 2022 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो यही राधा कृष्ण माथुर अभी भी वही है। ठीक है, 2022 में भी जो है राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इससे कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दें जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल का नाम बताइए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल का नाम बताइए। तो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और अभी कौन है बताइए। 2022 में जो है 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, ये बताइए। 2022 में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो बताइए। तो अभी कौन है, तो मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। 2022 की बात करें। ठीक है, 2022 में जो है 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। ठीक है, कौन है, मनोज सिन्हा। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे, बताइए कौन संधि था, तो शिमला संधि। ठीक है, शिमला संधि पर जो है भारत और पाकिस्तान हस्ताक्षर किए थे, जो कि
दोनों दोनों देश के बीच मतभेद था, उस पर सुलझाने का काम किया गया है। ठीक है, तो कौन संधि थे? तो शिमला संधि। ठीक है, अच्छा शिमला संधि कब हुआ था ये बताइए। शिमला संधि जो है कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में शिमला संधि हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो शिमला संधि कब हुआ था? तो शिमला संधि जो है 2 जुलाई 2072 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को शिमला संधि हुआ था। ठीक है, अच्छा शिमला संधि क्यों हुआ था ये बताइए। शिमला संधि किस कारणवश हुआ था इसका बताइए। तो भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुआ था, है ना, इसके कारण जो है सो शिमला संधि किया गया था। अच्छा लड़ाई क्यों किया गया था ये बताइए। भारत और पाकिस्तान में 1972 में जो लड़ाई किया गया था वो क्यों किया गया था? तो देखिए लड़ाई जो किया गया था 1971 में, ठीक है, 1971 में जो लड़ाई किया गया था भारत और युद्ध जो हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्यों किया गया था? क्योंकि जो है बांग्लादेश के हिस्से को जो है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखे हुए थे। तो भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश देश में उसको शामिल कर लिया गया और उसको पूर्ण तरह से आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, तब से जो है बांग्लादेश पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है बताइए। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया कहा जाता है। अच्छा कॉर्निया का काम क्या है ये बताइए। कॉर्निया का क्या काम है? तो कॉर्निया का जो काम है प्रकाश को आँख की पुतली तक प्रकाश पहुँचाना। ठीक है, जो प्रकाश जो होता है, बाहर का जो प्रकाश होता है पुतली तक पहुँचाने का काम कॉर्निया ही करता है। ठीक है, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों को एकल खिताब जीतने वाला पहला एशिया खिलाड़ी बना? बताइए कौन बना? तो रामनाथ कृष्ण बना। कौन बना? रामनाथ कृष्ण। अच्छा रामनाथ कृष्ण कहाँ के थे ये बताइए। रामनाथ कृष्ण कहाँ के थे? तो ये तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के। ठीक है, ये तमिलनाडु के खिलाड़ी थे जो कि काफ़ी अच्छे खेला करते थे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइए इसमें कि तमिलनाडु खिलाड़ी तो थे लेकिन इसमें 1954 में कितने खिताब जीते थे ये बताइए। कितने खिताब जीते थे? तो ये 17 खिताब जीते थे। ठीक है, 17 खिताब जीते थे। ठीक है, 17 खिताब जीते थे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1954 में जो है लॉन टेनिस खिलाड़ी जो है ये जो है से कितना खिताब जीते थे? रामनाथ कृष्ण 17 खिताब जीते थे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो देखिए। विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कौन है? दक्षिण मध्य एशिया। कौन है? दक्षिण मध्य एशिया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और आपको क्वेश्चन बताते हैं। बताइए कि जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है भारत में? बताइए तो जनसंख्या के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। ठीक है, बिहार जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, बिहार जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं इसको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है ये बताइए। विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। ठीक है, चीन जो है 1 नंबर पर है। ठीक है, चीन। और दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का। ठीक है, विश्व में दुनिया में जो है आपको जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, भारत देश का है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है ये बताइए। अच्छा ये बताइए जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपको इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन होगा? तो गोवा होगा। ठीक है, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है गोवा छोटा राज्य है। ठीक है, और ये आपको जनसंख्या की दृष्टि से भी गोवा छोटा राज्य है और आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भी गोवा छोटा राज्य है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है ये बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपको बड़ा राज्य है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ठीक है, इस सब चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, चूँकि काफ़ी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको ज़्यादा इसमें बता देते हैं। ठीक है,
अच्छा ये चीज़ बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, ये बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो यूपी हो गया, ठीक है। और छोटा राज्य कौन होगा, ये बताइए। छोटा राज्य, तो छोटा राज्य सिक्किम होगा। कौन होगा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। इसको ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से जो है सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ये बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से हम बता रहे हैं, बताइए, ठीक है। तो दिल्ली होगा, ठीक है। कौन होगा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और जब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ा तो ये हो गया, और सबसे छोटा कौन होगा, ये बताइए। तो सबसे छोटा कौन होगा, ये बताइए। सबसे छोटा जो है आपको लक्षद्वीप होगा। कौन होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, और कि क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और ये बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ये बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक। कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर को जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अच्छा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। सर आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। कौन बनाया था, तो पुर्तगाली ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1503 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली जो है भारत छोड़कर कब गया था, यानी कि गोवा में जो इसका शासन था, ठीक है। पुर्तगाली कहाँ शासन किया था, गोवा में शासन किया था, ठीक है, गोवा में, ठीक है। ये गोवा छोड़कर कब गया था, तो वो जो गोवा छोड़ गया था 1961 ईस्वी में, ठीक है। 19 दिसंबर, आपको पूरा डेट भी बता देते हैं, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में जो है गोवा छोड़ गया था, ठीक है। गोवा को आज़ाद किया था, ठीक है। यानी कि आज़ादी के करीब 14 साल बाद, आज़ादी के 14 साल बाद जो है गोवा आज़ाद हुआ था, ठीक है। और ये पुर्तगाली करीब जो है 451 वर्ष राज किया, ठीक है। 451 वर्ष राज किया, बहुत लंबे वर्ष तक भी राज किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना, बताइए कौन बना। तो कौन सा राज्य 2016 में भारत में पहली पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना, तो सिक्किम। कौन बना, सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का प्रथम राज्य है जो जैविक खेती में पूर्णतः किया जाता है, पूरी तरह से जैविक खेती ही किया जाता है, ठीक है। और दूसरा राज्य कौन है, बताइए दूसरा राज्य कौन है। तो दूसरा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। दूसरा राज्य कौन है, जो कि हिमाचल प्रदेश है, जो कि जैविक खेती यहाँ किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी जो है पूरी तरह से जो है जैविक खेती किया जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, जो कि सारे क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।